नमस्कार दोस्तों, सहस्त्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साइंस के अगला चैप्टर ध्वनि के संबंध में पूछे गए प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे इस टॉपिक से और क्या प्रश्न बनने की संभावना है, उससे संबंधित तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्वनि क्या होता है उसे जान लेते हैं। तो क्या होता है? तो ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है और ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। ध्वनि ऊर्जा का रूप है, तरंग के रूप में गमन करता है और यह अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो यहाँ आया है अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है यांत्रिक तरंग का एक प्रकार है। तो हम जान लेते हैं यांत्रिक तरंग को। तो यांत्रिक तरंग जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो चलिए अब इन्हें जानते हैं दोनों क्या-क्या होते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग होते हैं जिसमें गति की दिशा माध्यम के कण की कंपन करने की दिशा के लंबवत होता है। जैसे अगर उदाहरण से समझें तो इसके लिए उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, किसी तालाब में जब हम पत्थर मारते हैं तब जो तरंग उत्पन्न होता है वह एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो यह कैसे होता है? जो कंपन की दिशा है, मान लीजिए ये कंपन की दिशा है, तो इसमें जो है इसके लंबवत उत्पन्न होगा अनुप्रस्थ, तो ये लंबवत है ये। तो ऐसा जो है इसका कंपन उत्पन्न होता है, इसके तरंग ऐसे बनेंगे लंबवत, तो ये अनुप्रस्थ तरंग रहेंगे। तो वही अगर हम अनुदैर्ध्य तरंग को देखें तो यह क्या होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग वे तरंग होंगे जिसमें गति की दिशा माध्यम के कण के कंपन की दिशा के समांतर या अनुदिश होता है, तब वह अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। जैसे इसके लिए अगर उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण क्या होगा? इसके लिए जैसे स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग में जो तरंग उत्पन्न होता है वह जो है इसका उदाहरण होगा। तो स्प्रिंग का तरंग कैसा होता है? तो मान लीजिए ये स्प्रिंग है, इसमें हम फोर्स दोनों की तरफ से फोर्स लगाते हैं तो अंदर की ओर संकुचित होता है, तो संकुचित भी हो जाता है ये, और ये जो है दोनों को छोड़ने से ये बाहर की तरफ विरल भी हो जाता है। तो इस प्रकार का जब तरंग उत्पन्न हो तो वे जो है इसके समांतर होते हैं, तो समांतर ही बना हुआ है, तो ये क्या होगा? ये अनुदैर्ध्य तरंग होगा। तो और इसमें और क्या पॉइंट है? तो अनुप्रस्थ तरंग जो है इसके लिए माध्यम के रूप में ठोस हो सकता है या फिर द्रव का जो ऊपरी सतह होता है वह हो सकता है, परंतु इसमें गैस कभी नहीं होगा अनुप्रस्थ तरंग में, माध्यम। और बात करें अनुदैर्ध्य तरंग की तो इसमें ठोस, द्रव व गैस ये तीनों में चल सकता है, अर्थात ये इनके माध्यम के रूप में ठोस, द्रव और गैस तीनों का प्रयोग करेंगे, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग जो है निर्वात में नहीं चलेगा। तो इतना आपको याद रखना है, इससे प्रश्न बनते हैं और आगे बनेंगे भी। तो चलिए देखते हैं। तो अब प्रश्न को देखें। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, ध्वनि सरल रेखा में गमन करती है। ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग के रूप में गमन करती है। ऑप्शन सी, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ऑप्शन डी, ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा करती है। देखिए, तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें देखिए ध्वनि तरंग के रूप में गमन करती है, अभी देखें इसको तो ये सही होगा। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, तो ये भी सही होगा। और ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा करती है, तो जब निर्वात होता है तब ये जो है वायु की चाह करता है। तो वायु की अपेक्षा करने करता है, कहने का तात्पर्य है कि यह जो है निर्वात में वायु की चाह करता है, मतलब इसको निर्वात में चलने के लिए वायु चाहिए ही, निर्वात में ये नहीं चलता है। तो यह जो है सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ध्वनि सरल रेखा में गमन करती है। तो ये जो है सरल रेखा में गमन नहीं करता, ये तरंग के रूप में गमन करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंग होती है, ऑप्शन ए तिरछी, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकी, ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन डी ध्रुवीकृत। तो अभी देखे हैं ध्वनि तरंग क्या होते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। अगला देखते हैं अब। तो अब आगे प्रश्न देखने से पहले हम ध्वनि के चाल के संबंध में जान लेते हैं कि ध्वनि का चाल का क्या होता है और कैसे होता है। तो ध्वनि का चाल
अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। तो ये माध्यम पर निर्भर करता है, और माध्यम का किस पर निर्भर करेगा, घनत्व पर निर्भर करता है। तो इसका माध्यम ठोस, द्रव, गैस होगा। तो ठोस, द्रव, गैस इसके किस गुण के कारण होता है, वो घनत्व के गुण के कारण होता है। तो ठोस में क्या होता है, घनत्व अर्थात डेंसिटी जो है ज़्यादा होता है, और द्रव में डेंसिटी जो है ठोस की तुलना में कम होता है और गैस की तुलना में ज़्यादा होता है। और गैस जो है इसमें डेंसिटी बहुत कम होता है, मतलब सबसे दूर दूर रहते हैं ना कण, तब वो जो है गैस कहलाएगा। तो इसका डेंसिटी कम रहता है। तो उसी के आधार पे जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, उसका ध्वनि का चाल भी उसमें ज़्यादा होगा। तो देखिए ठोस है, तो ठोस में डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ ध्वनि का चाल भी सबसे तेज होगा, मतलब सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल ठोस में होता है। फिर दूसरा होता है द्रव में, तो इसमें जो है ठोस की कंपेयर में कम और गैस की तुलना में ज़्यादा होगा ये डेंसिटी भी और ध्वनि का चाल भी। और गैस में जो है सबसे धीमी रहता है ध्वनि का चाल, तो सबसे कम रहेगा गैस में। तो ये तो हो गया इसमें का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके संबंध में आप लोग को कुछ फैक्ट भी याद रखना है, जैसे कि है आयरन, स्टील, निकिल और एल्यूमिनियम, इन सब का जो है ध्वनि का चाल कितना होता है उसको याद रखना है। जैसे कि आयरन, तो आयरन में 5130 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि का चाल है। उसके बाद स्टील 5960 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निकिल में 6400 मीटर प्रति सेकेंड और एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू को याद नहीं रख सकते हैं, तो इतना याद रखिए कि किसमें ज़्यादा और किसमें कम होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम में। अगर एल्यूमिनियम ऑप्शन में है तो एल्यूमिनियम ही लगाना है सबसे ज़्यादा के लिए। अगर नहीं है तो निकिल को लगा सकते हैं। स्टील, ये निकिल भी नहीं है तो स्टील को लगा सकते हैं। स्टील भी नहीं है तो आयरन को लगा सकते हैं। तो ऑप्शन के आधार पे आपको प्रश्नों को हल करना है। अब देखते हैं द्रव में। तो द्रव में हमें दो का याद रखना है, एक जल का और एक समुद्री जल का। एक प्योर जल है और दूसरा समुद्री जल है। तो प्योर जल में कम होगा, क्योंकि प्योर जल का घनत्व जो है समुद्री जल की तुलना में कम होता है। तो समुद्री जल में साल्ट की मात्रा रहता है, इस कारण जो है इसका घनत्व जो है बढ़ जाता है। तो जल का देखिए, तो जल में होता है 1493 मीटर पर सेकेंड और समुद्र में होता है 1522 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी इसके घनत्व पर ही निर्भर है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व ज़्यादा होता है शुद्ध जल की तुलना में, तो इसमें ज़्यादा है। अब गैस में देखते हैं। तो गैस में हमें याद रखना है, इसका वैल्यू को तो याद ही रखना है। तो वायु का होता है 332 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का 260 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन का 1269 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है, इसमें माध्यम दिया हुआ है 1, 2, 3। इन माध्यमों में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए पहला दिया है माध्यम जल, दूसरा दिया है इस्पात, तीसरा दिया है नाइट्रोजन। तो जल क्या है, इसकी अवस्था है द्रव। इस्पात क्या है, एक ठोस है। और नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है। तो इसी के आधार पे अब हम बता सकते हैं कि किसमें चाल ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा। तो आरोही क्रम बोला है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो जिसका चाल कम है उसे पहले रखेंगे, कम को पहले रखेंगे, और जिसका ज़्यादा है उसे बाद में रखेंगे। तो देखिए पहले आएगा कौन सा, गैस का। तो गैस में नाइट्रोजन है तो 3 आएगा पहले। उसके बाद आएगा द्रव, तो द्रव में है जल, जल 1 नंबर में है। और फिर आएगा इस्पात, इस्पात जो है 2 नंबर में है। तो यह कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 3, 1 और 2। 3, 1 और 2, ऑप्शन बी का उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ध्वनि का वेग होगा, ऑप्शन ए शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में कम, ऑप्शन बी शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा, ऑप्शन सी शुष्क एवं नम हवा दोनों में एक समान, ऑप्शन डी इसके घनत्व पर निर्भर नहीं करता। तो इसका तो ऑप्शन डी सबसे पहले गलत करो इसको, क्योंकि उसका चाल वेग जो है घनत्व पर निर्भर करता है। अब इसमें 2 चीज़ें हमें दिया है, एक शुष्क हवा दिया है, एक नम हवा दिया है। तो शुष्क हवा कहने का तात्पर्य है गैस, और नम इसमें थोड़ा द्रव की माफी रहेगा नम हवा में। तो इसमें द्रव है तो इसका घनत्व ज़्यादा रहेगा।
तो इस आधार पे किसका ज़्यादा होगा? जो द्रव है मतलब नम हवा का ज़्यादा होगा और शुष्क हवा का कम होगा। तो ऐसे कौन से ऑप्शन में कहा गया है? तो ऑप्शन बी, शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा होता है वेग। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो इसका ध्वनि के का अब हम जो है ध्वनि के चाल का संबंध किसके साथ? ताप के साथ देखेंगे, टेम्परेचर के साथ। तो इसका भी वही रिलेशन रहेगा जो घनत्व के साथ था। तो चाल, ध्वनि का चाल जो है बढ़ेगा कब? जब इसका तापमान बढ़ेगा। तो ताप जितना बढ़ता है उसका चाल भी बढ़ते जाता है। तो इसका मान भी है, देख लीजिए, 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ता है। तो इसको याद रखना है आपको कि ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल कितना बढ़ेगा? तो ये रहेगा 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा। देखिए अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि इसमें सबसे अधिकतम है पूछा गया है। तो हवा, हवा क्या है? एक गैस है, तो ये गैस है। ग्रेनाइट, ये क्या है? एक ठोस है। पानी क्या है? ये द्रव है। और लोहा क्या है? एक ठोस है ये भी। तो देखिए अब ये गैस है तो ये सबसे कम होगा, इसको नहीं लेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। पानी भी द्रव है। अब ये दोनों ठोस अवस्था में है तो इसके लिए हमें इनका मान याद होना चाहिए। तो लोहे का था 5100 कुछ था, और उसमें ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का उससे ज़्यादा होता है, इसका होता है 6000 मीटर पर सेकेंड। तो ग्रेनाइट का ज़्यादा होता है लोहा की तुलना में। तो ग्रेनाइट का चाल जो है लोहा की तुलना में ज़्यादा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज सुनाई देती है। इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है आपको बताना है। पहला, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। दूसरा है, ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगे रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती है। ऑप्शन डी, इसके कान ध्वनि स्रोतों से भिन्न दूरी पर है। तो देखिए इसमें क्या है, पटरियों की बात किया गया है। तो पटरी किससे बना होता है? इस्पात से बना होता है। इस्पात अर्थात स्टील से बना होता है। तो जब इसमें हम हथौड़े से मार रहे हैं तो वो भी एक लोहा ही है। तो ये यहाँ दोनों जो है ठोस धातु का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इस्पात का वेग जो है वायु की अपेक्षा में अधिक होता है। तो नॉर्मल जब सुनेंगे हवा के माध्यम से जब आएगा तब जो है वो सुनाई कम देता है, परंतु ये जो है किससे आता है? इस्पात से, पटरियों से आएगा लोहे के माध्यम से, तब इसका आवाज जो है 2 बार आवाज आएगी और सुनाई देगा। तो इसका कारण जो है ऑप्शन ए है, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? ऑप्शन ए, चंद्रमा पर उनके कान कम करना बंद कर देते हैं। ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन सी, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। ऑप्शन डी, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो देखिए, तो चंद्रमा पे एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुनाई देता है? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के ध्वनि जो है गति नहीं करता है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल होता ही नहीं है, तो वहाँ माध्यम ही नहीं है, तो वो गति कहाँ से करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, अतः उसे माध्यम नहीं मिल रहा है गति करने के लिए, तो आवाज एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? तो इसको तो डायरेक्ट ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो किसमें जाए? निर्वात में जो है ध्वनि नहीं जा सकता। ध्वनि पानी में भी चलता है, लोहा में भी चलता है, वायु में भी चलता है। तीनों अवस्था में, ठोस द्रव गैस तीनों में चलेगा, निर्वात में नहीं चलेगा ध्वनि। चलिए अब अगला देखते हैं। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी
जो होनी चाहिए वह है। तो अब आता है प्रतिध्वनि का कॉन्सेप्ट। प्रतिध्वनि अर्थात होता है, ये इको को बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो अब इसका कॉन्सेप्ट है, तो पहले ये का आंसर देखने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो प्रतिध्वनि क्या होता है? तो प्रतिध्वनि किसे कहेंगे? जब ध्वनि दीवार से टकराकर परिवर्तित होता है, अर्थात वापस लौटता है, तब वह प्रतिध्वनि या इको कहलाता है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए दो आवाजों के मध्य 1/10 सेकंड का अंतर होना चाहिए, अर्थात 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए दो आवाजों के मध्य, क्योंकि हमारे माइंड में 0.1 सेकंड के बाद ही कोई दूसरा आवाज को हम सुन सकते हैं। ये हमारे लिए फिक्स है मनुष्यों के लिए। तो इस आधार पर प्रतिध्वनि के दो आवाजों के मध्य 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। तो इसी के आधार पर अब हम प्रतिध्वनि का मिनिमम दूरी कितना होगा उसको निकालेंगे। तो उसके लिए हम प्रतिध्वनि आएगा तो उसके माध्यम क्या होगा? जो वायु में वायु है वही उसका माध्यम होगा। तो वायु की चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ उपयोग हो रहा है, इसीलिए बोला था कि इसको एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद कर लेना है वायु की चाल का। तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो चलिए, अब ये जो वायु की चाल है, अब इसे 0.1 सेकेंड में चली गई दूरी के लिए निकालेंगे। तो 0.1 सेकेंड में कितना दूरी चलेगा? तो ये जो है इसको डिवाइड कर दीजिए। जो इसका स्पीड है 332 डिवाइडेड बाय जो समय है उससे डिवाइड कर दिए 0.1 सेकेंड से, तो आ गया 33.2 मीटर में आएगा। ठीक, इतना दूरी वो कितने समय में तय करेगा? 0.1 सेकेंड में। तो 0.1 सेकेंड एक आवाज को एक दीवार तक जाने में लग रहा है, और उसको प्रतिध्वनि होना है, मतलब वापस आना है। तो वापस आने में भी उसे उतना ही टाइम लगेगा। तो इसको ध्वनि को दोबारा आना है, तो इसको जो 32.2 है उसे हम 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि प्रतिध्वनि कब कहलाएगा? जब 2 बार ध्वनि सुनाई देगा तब वह प्रतिध्वनि कहलाता है। तो 32.2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 16.6 मीटर। तो वायु में मिनिमम प्रतिध्वनि के लिए उसका दूरी कितना होना चाहिए? 16.6 मीटर। ऑप्शन में अगर ये नहीं रहे तो इसके आसपास का वैल्यू रहेगा, इसको लगभग 17 मान लीजिए या 16.5 मीटर मान लीजिए। तो ये मीटर में है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, तो अब इस आधार पर अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा था? तो वही कम से कम दूरी कितनी होना चाहिए प्रतिध्वनि के लिए पूछा गया है। तो ऑप्शन 165 फीट, 165 मीटर, 16.5 फीट, 16.5 मीटर। तो मीटर में ये दिया हुआ है, तो ये 16.5 मीटर। इसके जगह में 17 मीटर भी दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान देना है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, ऑप्शन डी 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। तो मनुष्य की श्रव्य सीमा कितना होता है? इसे बचपन से आप रटते आ रहे होंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के मनुष्य जो है सुन सकता है। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। तो अब हम आवृत्ति का परास अर्थात रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को जान लेते हैं। उसी के आधार पर ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं फ्रीक्वेंसी के रेंज के आधार पर, जिसमें पहला है अश्रव्य ध्वनि, दूसरा है श्रव्य ध्वनि, तीसरा है परश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि को इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे, इसको ऑडियोबल साउंड या फिर इसको सोनिक साउंड भी कहते हैं। और अल्ट्रासोनिक को इसको परश्रव्य को अल्ट्रासोनिक कहेंगे, इसको और सुपरसोनिक भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो है 3 प्रकार के ध्वनि होंगे फ्रीक्वेंसी या रेंज के आधार पे। तो देखिए अश्रव्य ध्वनि में क्या होगा? इंफ्रासोनिक ध्वनि में तो ये जो है 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि होंगे, वो जो है अश्रव्य ध्वनि होंगे। जिन्हें मनुष्य सुन नहीं सकता वो जो है अश्रव्य ध्वनि कहलाएगा। तो ये 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। और श्रव्य ध्वनि जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होता है ये श्रव्य ध्वनि, जो मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। फिर आता है परश्रव्य ध्वनि, जो है इससे अधिक होगा, जो 20,000 से अधिक होगा, वे सब जो है अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाएंगे।
तो अब देखते हैं अवस्रव ध्वनि का स्रोत क्या होता है। तो इसका स्रोत जो है क्या होगा, तो ये जो है बड़े-बड़े स्रोतों से उत्पन्न होगा। जैसे कि गैंडा का आवाज़ आता है, वो अश्रव्य ध्वनि होता है। व्हेल मछली का आवाज़ आएगा, वो भी अश्रव्य। कोई विस्फोट होता है या कोई भूकंप होता है, उसका जो ध्वनि है, वो क्या होगा, अश्रव्य ध्वनि होगा। तो जो बड़े स्रोत हैं, उनमें जो ध्वनि निकलेगा, वो कम होता है, अश्रव्य ध्वनि होता है वो। ठीक, तो इसे याद रखना है और इसे सिर्फ़ जानवर सुन सकते हैं। फिर अगला श्रव्य ध्वनि है, तो श्रव्य ध्वनि को तो ये इसके कोई स्रोत नहीं है, इसके बहुत सारे स्रोत होते हैं, इसलिए इसमें स्रोत नहीं लिखा हूँ। तो ये जो है मनुष्य द्वारा सुनने वाले जो जितने भी ध्वनि है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये सभी ध्वनि जो है श्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आएँगे। और परश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत इसमें वे ध्वनि आएँगे जो इंसान सुन नहीं सकता, जैसे कि चमगादड़ की ध्वनि, बिल्ली का ध्वनि, जो इनको बिल्ली सुन सकते हैं, चमगादड़ सुन सकते हैं, कुत्ते सुन सकते हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो परश्रव्य अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं, उनके चमगादड़, बिल्ली और कुत्ते ये सुन सकते हैं उसे। ठीक, तो ये हुआ क्या, ये ध्वनि। और एक नोट पॉइंट के रूप में आप याद रखिए इसको कि 5 साल तक के बच्चे जो है 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। देखिए सामान्य मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज अर्थात 20,000 हर्ट्ज तक सुनते हैं, पर बच्चे जब बाल्य अवस्था में रहते हैं तो 5 वर्ष तक के वो 25,000 हर्ट्ज तक के सुन सकते हैं। मतलब पहले ध्वनि को सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है, उसके बाद 5 साल बाद उनमें क्षमता कम हो जाती है। तो इसको याद रखना है आपको। अब अगला है, अब इनके पर जो आधारित प्रश्न हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पार्श्रव्य से ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो पार्श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि जो है पार्श्रव्य ध्वनि होगा। तो इसे अभी समझाया हूँ, तो ये हो गया 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि। अगला है, मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं? तो मानव कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? तो जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला है, निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसमें से क्या सही नहीं है उसे बताना है। तो पहला पॉइंट है, मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग है 20 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक के। तो 20 हर्ट्ज स्टार्टिंग तो सही है, पर 20 किलो हर्ट्ज नहीं होता है ये, सॉरी 10 किलो हर्ट्ज नहीं होता है, ये 20 किलो हर्ट्ज होता है। तो ये जो है पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा दिया हुआ है, 10 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनि को पार्श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो पार्श्रव्य ध्वनि ये भी गलत है, 10 नहीं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को कहते हैं पार्श्रव्य ध्वनि। तो ये भी गलत हो गया। और फिर तीसरा दिया है, भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले पार्श्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या बोला है, पार्श्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है, बोला किसमें, भूकंप में। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें होता है अश्रव्य ध्वनि। ये भी बड़ा स्रोत है, भूकंप बड़ा स्रोत है, तो इसमें भी कम ध्वनि उत्पन्न होता है, तो अश्रव्य। तो इसका ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सही नहीं है पूछा गया है, तो तीनों सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ सही नहीं पूछा गया है, तो ध्यान देना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है? ऑप्शन ए, उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं। ऑप्शन बी, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है। ऑप्शन सी, प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है। ऑप्शन डी, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका उदाहरण भी हम देखे हैं। ऑप्शन डी होगा, पराध्वनि तरंग है, उसका उदाहरण है चमगादड़। तो चमगादड़ जो है पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उसी के द्वारा जो है ये नेविगेशन का काम करते हैं, उसी के द्वारा अपनी दिशा निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए, खून में हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी, पेशाब में शक्कर। ऑप्शन सी, वातावरण में ध्वनि। ऑप्शन डी, वायु में कण। तो पता ही है आपको डेसिबल किसके लिए प्रयोग होता है, वातावरण में ध्वनि को। और एग्जैक्ट बोले तो ये ध्वनि की तीव्रता नापने का काम आता है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले हम ये ध्वनि के लक्षण के संबंध में और ध्वनि की तीव्रता कब कितना होता है उसे देख लेते हैं। तो आपको ध्वनि का लक्षण पूछ दें तो ध्वनि का लक्षण जो है 3 प्रकार का होता है। तो 3 लक्षण होते हैं। ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखें। तो 3 लक्षण कौन से हैं? एक तीव्रता होता है, दूसरा तारत्व होता है और तीसरा जो होता है गूढ़ता। तीव्रता, तारत्व, तारत्व को बोलते हैं पिच और गूढ़ता क्वालिटी। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि के अलग-अलग स्रोतों में अलग-अलग तीव्रता होती है। जैसे हम लोग साधारण बातचीत करते हैं, तो साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता जो है 30 से 40 डेसिबल होता है। अगर हम ज़ोर से बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें कितना होता है 50 से 60 डेसिबल। और ट्रक, ट्रैक्टर हो गया, उनकी तीव्रता 90 से 100 होता है। ऑर्केस्ट्रा का तीव्रता जो है 100 डेसिबल होगा। विद्युत मोटर की तीव्रता 110, मोटरसाइकिल का भी 110, सायरन का तीव्रता कितना होता है 110 से 120, जेट विमान की तीव्रता कितना होता है 140 से 150 और मशीन गन की तीव्रता कितना होता है 170 और मिसाइल, इसको इम्पोर्टेंट है याद रखिए, मिसाइल की तीव्रता होता है 180 डेसिबल। तो इसे आप एक बार याद कर लें। इसे कम ज़्यादा कितना होता है उसे पूछा जा सकता है और एग्जैक्ट किसी का वैल्यू भी पूछा जा सकता है। खासकर ऊपर के 2 को याद रखना है, साधारण बातचीत और ज़ोर से बातचीत के लिए। ठीक, तो ये तो हो गई तीव्रता की बात। और तारत्व क्या डिसाइड करता है? तो तारत्व के माध्यम से हम, तारत्व पिच कहने का मतलब क्या है कि किसी का आवाज़ जो है कितना मोटा है या कितना पतला है, ये दर्शाने के लिए ये तारत्व है, ये दर्शाता है। तो ये जो है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहता है। तारत्व जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी की समझने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं पहले। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक एक ये चक्र पूरा करने में जो समय लग रहा है, एक चक्र पूरा करने में जो समय लग रहा है, वह जो है फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो ये एक चक्र पूरा किए हैं, तो एक चक्र पूरे करने में जो लगा वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा उसका तारत्व भी बढ़ता जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण देखें तो महिला की आवाज़ में तारत्व अधिक होता है और पुरुषों की आवाज़ में तारत्व कम होता है। अर्थात पुरुष की आवाज़ जो है मोटे सुनाई देते हैं महिला के कंपेयर में। तो देखिए जैसे पुरुष के लिए ये ग्राफ बना है, तो महिलाओं के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा इसी में बनाते हैं। तो उसमें जो है ऐसा रहेगा कि ये इसी समय में, जितना समय में हम एक एक दोलन पूरा कर रहे हैं उस समय में ये लोग 3 और 4 दोलन पूरा कर सकते हैं। तो इस कारण जो है इसका तारत्व जो है अधिक होता है। ठीक, और गूढ़ता ये जो है उसके आकार पर निर्भर करता है ध्वनि का। जब तीव्रता और तारत्व दोनों हो, अर्थात आयाम और फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो, तब उसकी गूढ़ता जो है आकार पे काम करेगा। तो चलिए इससे पूछे हैं प्रश्न, उसे देखें। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए लगभग 5 डेसिबल, ऑप्शन बी लगभग 10 डेसिबल, ऑप्शन सी लगभग 30 डेसिबल, ऑप्शन डी लगभग 100 डेसिबल। तो ये है सामान्य बातचीत कर रहे हैं तब की बात है। तो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो 30 डेसिबल इसमें ध्वनि उत्पन्न होगा। अगला देखते हैं। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब-करीब होती है। तो कितनी होती है सह सीमा? ऑप्शन ए 85 डेसिबल, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 75 डेसिबल, ऑप्शन बी 85 डेसिबल, ऑप्शन सी 125 डेसिबल, ऑप्शन डी 155 डेसिबल। तो मनुष्य का अधिकतम शोर के सहन की करने की क्षमता जो होती है 85 से 90 डेसिबल होता है। तो ऑप्शन के आधार पे देखना है आपको, 85 दिया है, 90 दिया है या फिर ये दोनों भी नहीं दिए रहे। किसी किसी पुस्तक में 120 डेसिबल भी दिया होता है, तो इसे भी देख सकते हैं आप। यहाँ दिया है 85, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ऑप्शन ए श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, ऑप्शन बी श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए, ऑप्शन सी
दृश्य तुरंत आरंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ऑप्शन डी, यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। तो आपको अगर थोड़ा नॉलेज होगा प्रकाश की गति और ध्वनि की गति के मध्य, तो प्रकाश का गति जो है ज़्यादा होता है। ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की गति है, स्पीड ऑफ लाइट। और इसका जो है साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होता है, अलग-अलग माध्यम में अलग-अलग होता है, तो इसकी तुलना में तो ये कम होता है। ठीक। तो आप अब इस प्रश्न को हल करते तो इसका उत्तर आप क्या लेते कि दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, अर्थात प्रकाश की वजह से लाइट जो है पहले दिखाई देता है लेकिन श्रव्य जो है बाद में सुनाई देता है क्योंकि इसकी अपेक्षा में कम होता है। इसको उत्तर लेते आप, परंतु ये जो है गलत है। जब हम टीवी की बात करते हैं तो टीवी का जब स्विच ऑन किया जाता है तब जो है श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण रहता है? तो स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड, ये दोनों का संबंध है इससे, पर इसका अलग है। तो इन दोनों में देखिए, टीवी में श्रव्य के लिए क्या प्रयोग करते हैं, उसमें एक साउंड के रूप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक साउंड सिस्टम लगा होता है और दृश्य के लिए एक स्क्रीन लगा रहता है। ठीक। तो हम साउंड सिस्टम के लिए जब स्विच ऑन करते हैं, मतलब दोनों के लिए ऑन कर रहे हैं, तो साउंड जो है एक सरल सर्किट से बना रहता है, तो उसे गर्म होने में बहुत कम समय लगता है, तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। परंतु जो स्क्रीन लगा होता है वो थोड़ा, उसका सर्किट जो है थोड़ा जटिल होता है, इसलिए उसको गर्म होने में टाइम लगता है। इस कारण जो है इसके गर्म होने और इसके दोनों गर्म एक साथ होते हैं, उसके बाद जो है टीवी जो है दोनों श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ दिखाता है। तो ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्नों का ये वस्तुनिष्ठ सीरीज चलता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।